बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट अपने घरों में हंसते मुस्कुराते शादो आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुबह आमीन। एजुकेशन विद ईयर चैनल में खुश आमदीद। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए, आपकी बहुत बेहद मशकूर होंगी। आज मैं आप लोगों को MTH 101 कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री के लेक्चर्स का थोड़ा रिव्यू दूंगी। वैसे तो इसके 45 लेक्चर्स हैं, लेकिन आज मैं फर्स्ट लेक्चर कवर करूँगी और कोशिश करूँगी कि इस लेक्चर में जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो सारे आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएं। लेक्चर नंबर 1 का जो मेन पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेट्स, ग्राफ एंड लाइंस। आइए इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज़ कैलकुलस, इसका पहला टॉपिक है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द कंटिन्यूस रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटीज। दिस इज अ स्टडी ऑफ हाउ वेरियस क्वांटिटीज चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटीज। यानी इसके अंदर क्वांटिटीज़ की कंटिन्यूस चेंज के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह से एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की वजह से तब्दील होती रहती है और मुसलसल तब्दील होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्टेंस है तो वो टाइम के लिहाज से तब्दील हो रहा है, टाइम जो है वो स्पीड के लिहाज से तब्दील हो रही है। यानी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी की वजह से कंटिन्यूसली तौर पे चेंज हो रही है, और ये सब कुछ हम कैलकुलस कहते हैं इस सबको। इस लेक्चर में हम रियल नंबर, सेट थ्योरी, इंटरवल्स और इनइक्वालिटीज़, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स। वो क्या है? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो कुदरती आदाद होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है नंबर्स की, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर, जो उर्दू में कुदरती आदाद कहते हैं। होल नंबर जो जीरो से शुरू हो, आगे वही सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ये होल नंबर्स कहलाते हैं। इवन नंबर जो 2 पर कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाए, यानी 2 4 6 8 10 12, इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, जिन्हें उर्दू में जुफ्त आदाद कहते हैं। ऑड नंबर्स यानी जो 2 पे कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं जो 2 पे कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड नहीं होते, वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। अब बात आती इंटीगर्स की, तो +-1 +-2 +-3, यानी ये ऐसे नंबर्स होते हैं, इंटीगर्स को ऐसे नंबर्स कहा जाता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स पर मुश्तमिल हो, वो इंटीगर्स नंबर्स कहलाते हैं। अब इसमें 1 +-1 से मुराद ये है कि इस सेट में या तो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं या नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं या दोनों नंबर्स हो सकते हैं, तो ऐसा सेट जो है वो इंटीगर्स का सेट कहलाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और चीज़ बयान की गई है, वो है सेट। सेट क्या है? ये तो हम जो है 9 10 में भी पढ़ चुके हैं, 8 में भी पढ़ चुके हैं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ सेट। मिसाल के तौर पे मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के मार्करों का एक सेट है, मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पेनों का एक सेट है, यानी ऐसा सेट जो कि एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को रखता हो, यानी वाज़ेह तौर पे उनका कोई ना कोई मानी हो, तो वो जो है वो सेट कहलाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने जॉर्ज बुश, टोनी ब्लेयर और ये क्रिकेटर्स के नेम लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नेम भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे पाकिस्तान के प्रोविंसेस का सेट भी बना सकती हूँ, लेकिन डिफाइंड हो। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे मोहल्ले के अंदर शरारती बच्चों का सेट, तो हमें तो नहीं पता कि कितने बच्चे मौजूद हैं मोहल्ले के अंदर और कितने बच्चे शरारती हैं और कितने बच्चे नहीं हैं, तो ऐसी चीज़ तो जो अच्छे तरीके से डिफाइंड ना की जा सकती वो सेट नहीं होती, जो प्रॉपरली डिफाइंड होती है वो सेट कहलाती है। इसमें एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को रिव्यू करवाती हुई जाऊँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक सेट है A = 2 6 9 8 10, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि A' कि A जो है वो A सेट के अंदर एलिमेंट है या नहीं, तो सीधी सी बात है कि जो स्मॉल a है वो इस A सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इसे मैं शो करूँगी ऐसे, एलिमेंट नहीं है। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं इज़ नॉट एलिमेंट। और अगर एलिमेंट हो तो हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं। अगर कोई एलिमेंट जो है वो सेट में मौजूद हो तो हम ये साइन यूज़ करते हैं, और कोई एलिमेंट मौजूद सेट में ना हो तो हम ये साइन यूज़ करते हैं। ये शो करता है इट इज़ नॉट इन अ सेट और इट इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट, इट इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट एंड इट इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट। अच्छा, इसके बाद आपको ये बताना था इंटीगर्स के अंदर जो है वो दोनों तरह के नंबर शामिल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। अच्छा, बात आती है एक नंबर से चली, तो हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की भी और इर्रेशनल नंबर्स की भी। अच्छा, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो P/Q की फॉर्म में हो, यानी इनको हम आम जुबान में कहते हैं बटे की शक्ल में भी हों। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो एक है 5/7, ठीक है। अगर ये मेरे पास एक, या मैं इसे कह दूँ 7/5, कोई भी वैल्यू ले लूँ जो P/Q की यानी बटे की शक्ल में हो, तो वो रैशनल नंबर्स कहलाती है। एक चीज़ और जो अहम बात है रैशनल नंबर्स को प्रोमिनेंट करती है, अगर मैं 7 को 5 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास जो है वो आंसर कुछ यूँ आएगा,
मतलब 1.4 डेसिमल में आ गया। इट मीन्स अब 1.4 के बाद आके ये हल हो गया, कम्प्लीटली तौर पे सॉल्व हो गया। अब ये आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, यानी रैशनल नंबर्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो हों लेकिन टर्मिनेटिंग भी हों। टर्मिनेटिंग से मुराद ये है कि ये इनकी जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं ये एक हद में आके रुक जाएं, मुख्ततीम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, यानी बार बार दोहराई ना जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर मैं 22/7 को डिवाइड करने लग जाऊं तो ये एक बहुत लंबी वैल्यू बन जाएगी, यानी 3.14 समथिंग। कैलकुलेटर से भी आप डिवाइड करके देखें तो एक बहुत लंबी वैल्यू जाती है जो रिपीटेड भी होती है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है। तो ऐसी वैल्यू जो नॉन रिपीटिंग भी हो और टर्मिनेटिंग भी हो तो वो रैशनल नंबर्स कहलाती है, और ऐसी वैल्यू जो रिपीटिंग हो और जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो वो इरेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रैशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो है वो इरेशनल नंबर कहलाती है। तो अब आगे इसमें जो हमें फ़र्दर उन्होंने चीज़ें बताई हुई हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मैंने बहुत लंबा करके डिफ़ाइन नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। जो चीज़ा इसमें बातें हैं मैं वो आपके सामने बयान कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है कोऑर्डिनेट लाइन का। अब कोऑर्डिनेट लाइन क्या होती है? लाइन ये कुछ इस किस्म की होती है, एक रे की शक्ल में होती है। इसके सेंटर का ओरिजिन होता है 0, राइट साइड पे इसके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे इसके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ऐसी लाइन जो है वो क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट लाइन, जिसकी एक राइट हैंड साइड जो होती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन कहलाती है। तो ये चीज़ें इसकी कहलाती हैं, कोऑर्डिनेट लाइन को शो करती हैं। यहाँ पे इन्होंने सारी वही चीज़ें इन्होंने बताई हुई हैं कि ओरिजिन होता है, इसको हम 0 से शो करते हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कि इसको आपने नंबर लाइन पे शो करने हैं, और ये जो है वो 9th-10th की बुक में भी आए हुए हैं क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पाई आती है और ये मोस्टली 10th क्लास के क्वेश्चन में है कि आपने इसे नंबर लाइन पर शो करना है जिसकी वैल्यू होती है 3.14। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब मैंने जब देखा तो ये वाली वैल्यू जो थी वो थी पॉजिटिव वैल्यू, तो इट मीन्स कि ये राइट हैंड साइड पे आएगी। अब ये देखें 3 है, 3 के बाद थोड़ी जो वैल्यू होती है 3 और 4 के दरमियान कुछ इस किस्म की लाइंस मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे जो 3 के बाद पहली लाइन है, चूँकि ये 3.14 है तो 3 के बाद जो पहली लाइन है इसको मैं इस साइड पे 3.14 को शो कर दूँगी। तो ये नंबर लाइन के ऊपर मैंने पाई की वैल्यू को शो कर दिया। अच्छा, फिर ये चीज़ इससे ज़ाहिर हो गई नंबर लाइन पे। इसी तरह √2 है तो √2 की उन्होंने वैल्यू यहाँ पे निकाल के बताई हुई है 1.41। तो मैं क्या करूँगी 1 के बाद, अब ये देखें यहाँ पे 1 के बाद 1 2 3 4 फोर्थ लाइन जो आएगी वहाँ पे मैं इसको √2 को शो कर दूँगी। तो ये लाइंस जो हैं वो इस तरह से ओरिजिन के ऊपर शो की जाती हैं, कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर। इसके बाद आती हैं ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो सेट थ्योरी के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो होती है लेस दैन और ग्रेटर दैन की। अच्छा, लेस दैन और ग्रेटर दैन की हमने जो है वो छोटी क्लासों में भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि लेस दैन का साइन ऐसे होता है और ग्रेटर दैन का साइन ऐसे होता है। मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को इजी तरीका बताती हूँ कि जो वैल्यू ग्रेटर होती है उसकी तरफ आप इस साइन के 2 मुँह कर दें और जो छोटी वैल्यू होती है उसकी तरफ 1 मुँह कर दें ऑटोमेटिकली तौर पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, यहाँ पे 9, तो मैं 2 मुँह एक की तरफ करूँगी तो ऑटोमेटिकली 1 मुँह छोटी वैल्यू की तरफ चला जाएगा। तो इससे ज़रा आसानी हो जाती है। तो ये लेस दैन और ग्रेटर दैन वैल्यू को याद रखने का एक तरीका है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक चीज़ अहम और भी बतानी है कि अगर जो है वो मेरे पास लिखा हुआ हो A इज़ लेस दैन B, या मैं यूँ कह दूँ A इज़ लेस दैन एंड इक्वल दैन B, ठीक है। या आप इससे रहने दें, आपकी हैंड आउट में एक ईजी एग्जांपल दी हुई है 2 इज़ लेस दैन एंड इक्वल दैन 6, ठीक है। अब ये आप देखें कि 2 जो है वो 6 से लेस देन तो है, लेस देन है लेकिन इक्वल नहीं है। अब ये देखें 2 जो है वो 6 से छोटा तो है लेकिन उसके बराबर नहीं है। ये तो आपको खुद से भी पता लग रहा होगा। अगर इन दोनों में से यानी लेस देन और इक्वल इन दोनों में से एक कंडीशन भी राइट हो यानी
ट्रू हो तो हम उसकी दूसरी कंडीशन को भी, इनइक्वलिटी कंडीशन को भी ट्रू कहते होते हैं। क्या कहते हैं कि अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो तो वो इनइक्वलिटी की एक कंडीशन को भी, दूसरी कंडीशन को भी ट्रू कर देती है। यानी ये 2 से लेस देन 6 तो है, एक कंडीशन इसकी दुरुस्त हो गई तो हमें ऑटोमेटिकली इनइक्वलिटी की जो दूसरी कंडीशन है वो भी ट्रू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये आपको डिफ़ाइन करनी थी, एक चीज़ ये बतानी थी कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ए इज़ लेस दैन बी एंड बी इज़ लेस दैन सी, तो इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करने का उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि हम इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं कि बी इज़ बिटवीन ए एंड सी। तो हम यूँ भी पढ़ सकते हैं ए इज़ लेस दैन बी एंड बी इज़ लेस दैन सी की बजाय बी इज़ बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स जो है वो इनइक्वलिटी की दी हुई हैं कि ए इज़ लेस दैन एंड इक्वल दैन बी एंड जो है वो इक्स लेस दैन सी, ए इज़ लेस दैन एंड इक्वल दैन बी एंड लेस दैन एंड इक्वल दैन सी, ए इज़ लेस दैन बी लेस दैन सी लेस दैन डी। तो इन्होंने कुछ जो है वो इनइक्वलिटीज़ की कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ये आपने देख लेना आप हैंड आउट्स में। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कुछ करेक्ट इक्वलिटीज़ और कुछ जो है वो इनकरेक्ट इक्वलिटीज़ बयान की हुई हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हैंड आउट्स में अपने देख सकते हैं कि 3 इज़ लेस दैन 8, तो ये करेक्ट है कि 3 जो है वो वाकई 8 से लेस देन है। अब 8 इज़ जो है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन 3, तो मैंने आपको बताया था कि 8 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल दैन 3। जब इस तरह की कोई भी कंडीशन बयान की जा रही होती है तो हमने ये गौर से देखना होता है कि इन दोनों में से एक कंडीशन करेक्ट है या नहीं। अगर एक कंडीशन भी करेक्ट होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंडीशन भी करेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इनकरेक्ट इनइक्वलिटीज़ कैसी हैं कि 2 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन 4, तो ये इनकरेक्ट इसी तरह है क्योंकि 2 जो है वो 4 से ना ग्रेटर है। अब गौर से देखें, वो कहते हैं 2 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल दैन 4। अब 2 जो है वो 4 से ग्रेटर तो है ही नहीं, तो इक्वल कैसे हो गया? यानी ना इसकी पहली कंडीशन करेक्ट है ना दूसरी कंडीशन करेक्ट है, दोनों कंडीशंस इसकी फॉल्स हैं, तो ये हमारे पास हो जाती है इनकरेक्ट इक्वलिटी। समझ आ गई? अच्छा, कुछ थ्योरम्स उन्होंने दी हुई हैं, ए इज़ लेस दैन बी एंड बी इज़ लेस दैन ए, देन ए इज़ लेस दैन सी। तो इसी तरह की उन्होंने कुछ इक्वलिटीज़ दी हुई। इंटरवल्स की तरफ आते हैं, तो इंटरवल्स में आपको उन्होंने बताया हुआ है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ए इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 2 दिखाया हुआ है कि 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4, यानी 2 जो है वो इस ए सेट का एलिमेंट है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एलिमेंट होना जो है वो इसकी अलामत है और एलिमेंट ना होना ये अलामत कहलाता है। इज़ नॉट द एलिमेंट एंड इज़ द एलिमेंट। इसके बाद हम यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा उसका रिव्यू ले लेते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो बहुत सिंपल होता है। अगर ए सेट आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी सेट आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी हैंड आउट्स में एग्जाम्पल दी हुई है, तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोनों सेट की जो वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको हमने एक तरतीब के साथ लिख देना है, तो ये इसका यूनियन बन जाएगा। ए सेट और बी सेट की दोनों वैल्यूज़ को यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं? तरतीब से लिख देते हैं, करेक्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये इसकी यूनियन कहलाती है, सेट का यूनियन कहलाता है। अगर हम गौर से देखें तो ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है बी सेट के, यानी इसके तमाम एलिमेंट्स जो भी तरतीब से निकल रहे हैं वो इक्वल्स टू बी है। तो हम ये भी कह सकते हैं ए यूनियन बी इज़ सेट बी या इक्वल्स टू सेट बी। इसी तरह इसी को लेके मैं अगर इसका इंटरसेक्शन ले लूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें जो हमारे पास इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं? जो दोनों सेट के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इस सेट के और इस सेट के जो कॉमन हो, जो इस सेट में भी मौजूद हों और इसमें भी मौजूद हों, वो हम इसके इंटरसेक्शन में लिख लेते हैं, जिसको उर्दू में तकाते कहते हैं। अब जैसे 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है, 5 6 7 ए में मौजूद नहीं है, तो हमने 1 2 3 4 जो है वो यहाँ पे शो कर दी है। तो हम ये भी कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज़ सेट ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सेट ए के इक्वल है या सेट ए को शो कर रहा है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सबसेट। सबसेट हम क्या कहते हैं कि ए सेट हमारे पास, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 है और बी सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आप गौर से देखें कि ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। ए सेट के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? बी में मौजूद हैं। अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों तो ये तमाम के, अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हों तो हम कहते हैं कि ए इज़ द सबसेट ऑफ
बी, कि ए बी का सबसेट है, कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। इसी तरह से अगर बी सेट ऐसा हो जिसके तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हो तो हम कह देंगे कि बी सेट ए का सबसेट है, लेकिन यहाँ पे बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद नहीं हैं, सिर्फ 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे ए जो है वो कम्प्लीटली तौर पे बी का सबसेट है। अच्छा, ये आ गई ए और बी के बारे में थोड़ी सी बता दी मैंने, सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन के बारे में। अब बारी आती है यहाँ पे एक कुछ जो है वो वैल्यूज़ लिखने के तरीके जो हैं वो इस तरह से लिखे गए हैं। ए रेशो हम पढ़ते ऐसे हैं लेकिन इसको रेशो पढ़ा नहीं जाता। 2 इज़ लेस दैन एक्स एंड लेस दैन 3 और ब्रैकेट्स में क्लोज, यानी हम कुछ इस किस्म की जो सिचुएशन होती है इसको क्या पढ़ा जाता है, ये हैंड आउट्स में आपके दिए हुए है कि हम इसे पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल x, set of all x such that x is the real number, set of all x such that x is the real number and 2 is less than x and x is less than 3। इसको यूँ पढ़ सकते हैं या हम यूँ भी कह सकते हैं कि the set of all x such that x is a real number and x is between 2 and 3, x is between 2 and 3। ये आपके हैंड आउट्स में जो थोड़ी बहुत उन्होंने बताई हुई थी बातें वो मैंने आपको क्लियर कट बता दी। अच्छा, इसके बाद आपको एक अहम चीज़ जो बताने वाली है वो है इंटरवल्स। ये इसमें बहुत अहम है। अब आप ये देखें कि इंटरवल्स क्या होते हैं। अच्छा, जो ये सेट होते हैं ना रियल नंबर्स के, ये इंटरवल्स कहलाते हैं। अब ये देखें कि 2 जो है वो लेस दैन एक्स दैन एंड लेस दैन 3 है। इससे मुराद ये है कि x जो है वो रियल नंबर्स का सेट है और x जो है वो 2 और 3 के बिटवीन है। यानी इन्होंने इंटरवल्स यानी आपको बता दिया है कि ना 2 से बड़े हैं और ना 3 से आगे हैं। तो यानी 2 पॉइंट्स आपको बता दिए। फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है वो a और b दो रियल नंबर्स हैं, a और b दो रियल नंबर्स हैं। a जो है वो b से लेस देन है। अब एक लाइन सेगमेंट है, इस पे आपको पॉइंट a भी बता दिया है और पॉइंट b भी बता दिया है। अब ये जो लाइन सेगमेंट है जिस पे आपको पॉइंट a और b भी बता दिया है, अब आपने ये चीज़ देखना है कि इंटरवल जो होती हैं वो a और b पार्ट नहीं है। ये नहीं कहना कि A है और B नहीं है, B है और A नहीं है। ये इससे मुराद ये है कि इसके अंदर तमाम वो नंबर्स मौजूद होंगे जो A और B पर मुश्तमिल होंगे। यानी इस लाइन सेगमेंट के ऊपर तमाम वो नंबर्स मुश्तमिल होंगे जो A और B के पर मुश्तमिल होंगे। अच्छा, दूसरी एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल में बताई हुई है कि हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं A एंड B क्लोज्ड इंटरवल। यानी यहाँ पे ये भी इन्होंने बताया हुआ कि A और B को हम क्लोज्ड इंटरवल से भी शो करते हैं। क्लोज से क्यों शो किया हुआ है? क्योंकि उन्होंने हमें 2 एंड पॉइंट्स बता दिए A और B। फिर हम इसको इक्वल्स कर देंगे कि एक्स ए इक्वल लेस दैन एंड इक्वल दैन एक्स एंड एक्स एज लेस दैन एंड इक्वल दैन बी। तो ये हम इसको ज्योमेट्रिकली फॉर्म के अंदर इस तरह से ज्योमेट्रिकली लाइन सेगमेंट में ऐसे शो करेंगे और हम जो है इसको फर्दरली ऐसे शो करेंगे। तो इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ए और बी जो है ये एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के। ए और बी क्या है? एंड पॉइंट्स हैं इंटरवल के। अच्छा, ओपन इंटरवल में अगर हमने शो करना होगा तो हम स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे। ए बी ये शो करता है ओपन इंटरवल को और ये शो करता है क्लोज इंटरवल को। अच्छा, ये चीज़ें इन्होंने थोड़ी सी बताई थी। आगे जो अहम चीज़ है बताने वाली वो ये कि इसमें से कुछ इस तरह की इंटरवल नोटेशंस शो की गई हैं, सेट नोटेशंस हैं, ज्योमेट्रिकल पिक्चर्स हैं, क्लासिफिकेशन है। इसमें कुछ फाइनाइट और इनफाइनाइट का जिक्र किया गया है। सबसे पहली वाली जो है वो कहता है ए स्मॉल बी, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए बी इंटरवल नोटेशन बताई हुई है। इसका मतलब है कि ये ओपन है, यानी ओपन इंटरवल है। और फाइनाइट ओपन से मुराद ये है कि ए और बी महदूद हद तक हैं, यानी आपको बताया हुआ है कि इस सेट के अंदर जो नंबर्स होंगे वो ए और बी के दरमियान होंगे। यानी हमें ऐसे नंबर्स नहीं होंगे जो हमें मालूम नहीं होंगे और जो इनफाइनाइट होंगे यानी लामहदूद होंगे, ऐसा नहीं। सेकंड है ए क्लोज्ड इंटरवल और बी के आगे भी क्लोज्ड इंटरवल है। तो इससे मुराद ये है ज्योमेट्रिकल पिक्चर के अंदर क्लोज्ड है, इसको बॉल्स को फिल कर दिया है। ये ओपन थी तो बॉल्स को जो है वो फिल नहीं किया हुआ था। तो ये मुराद ये है कि ए और बी जो है वो क्लोज्ड हो गए हैं, फाइनाइट है और क्लोज्ड है। सिमिलरली ए के आगे क्लोज्ड है तो इट मीन्स कि ए जो है वो क्लोज्ड इंटरवल है और बी जो है ये ओपन है। तो इसको कहेंगे हाफ ओपन। फाइनाइट तो है, हमें पता है कि पॉइंट बी है, फाइनाइट तो है लेकिन हमने ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये ओपन है। फिर ए वाली साइड से ओपन है, बी की साइड से क्लोज है, तो ए वाली साइड जो है वो ओपन हो गई और बी वाली साइड क्लोज हो गई। अब बात असल जो बयान करने वाली है वो फाइनाइट है।
इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी साइन है। अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो इसको कहते हैं प्लस इन्फिनिटी का साइन हो तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी रीड करते हैं, और ये नेगेटिव और इन्फिनिटी का साइन हो तो उसे नेगेटिव इन्फिनिटी पढ़ते होते हैं। तो ये चीज़ दो चीज़ों को इंडिकेट करती है। अगर ये आता है कि ब्रैकेट नेगेटिव इन्फिनिटी जो है वो कोमा बी और हम क्लोज ब्रैकेट बी डालते हैं, तो इट मीन्स ये होता है कि हमारे पास लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह से है कि जहाँ पे बी पॉइंट जो है वो क्लोज्ड है, लेकिन आगे जो है वो बिल्कुल इन्फिनिटी ओपन है। ये जो है आगे इन्फिनिटी हमें नहीं पता, ये नेगेटिव वाली साइड से टोटली तौर पर ओपन है। अब ये नेगेटिव इन्फिनिटी है तो हम नेगेटिव वाली साइड से इसको बिल्कुल ओपन कर देंगे और ये बिल्कुल लामहदूद हद तक जाएगी। रे जो है वो अनलिमिटेड को शो करती है कि इसका कोई पॉइंट या कोई सिरा नहीं होता कि कहाँ तक इसकी जो है वो हद मौजूद है। इसी तरह अगर यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपके हैंड आउट में मिसाल नहीं है लेकिन मैं खुद से दे रही हूँ कि अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, बल्कि ये है आपकी हैंड आउट में एग्जांपल, तो इसको मैं कैसे शो करूँगी? इसको शो करने का ये तरीका होगा कि ये ए शो तो हो रहा है लेकिन ओपन है, तो ये मैं फिल नहीं करूँगी, ये सर्कल फिल नहीं करूँगी। ए जो है वो ओपन है और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी को शो कर दूँगी। तो ये है जी कुछ आपको इंटरवल्स के बारे में बताया है कि इसमें जो है ओपन और क्लोज कौन से होते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी सी एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ। कुछ इनइक्वलिटीज़ है तो उन इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करके आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि फाइनाइट और इनफाइनाइट को कैसे करेंगे। x+2 x-5 इज़ लेस दैन 0, x+2 इज़ लेस दैन 0 और x-5 इज़ लेस दैन 0। x इज़ जो है वो ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन -2 इधर आ जाएगा, तो x इज़ ग्रेटर दैन +5। अब ये देखें इसमें +5 और -5 जो है वो कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको नंबर लाइन पे हम कैसे शो करेंगे। नंबर लाइन पे शो करने का इसका तरीका है कि हम ऐसे लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब देखें मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है +5, इट मीन्स कि यहाँ पे b मेरे पास a और b दो होते हैं ना। फॉर एग्जांपल हम पॉइंट्स बना लेते हैं कि हमारे पास एक a पॉइंट है, एक b पॉइंट है। तो b पॉइंट मेरे पास +5 है और a पॉइंट जो है वो -2 है, लेकिन ये दोनों ओपन है। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ कि देखें ओपन है, यानी x जो है वो ग्रेटर है -2 से और x जो है वो ग्रेटर है +5 से, यानी +5 से भी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और -2 से भी ग्रेटर है, तो इससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो -∞ ओपन इंटरवल यूनियन +5 +∞ और ओपन इंटरवल क्लोज्ड। तो ये आपको जो है वो थोड़ी सी इन्फिनिटीज़ के बारे में मैंने जो है लेक्चर को क्लोज समझाने की बहुत कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो, मेरा लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। इंशाल्लाह मैं मज़ीद जो लेक्चर्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट करके बयान करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।